तो चलिए देखते हैं आज का सेशन नंबर 7 स्टैटिक जीके का, और स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिएगा पहला क्वेश्चन, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? देखिएगा बायोलॉजिकल टर्म में ना आप जितना अंग्रेजी वर्ड याद रखोगे वो ज़्यादा बढ़िया होगा। कोशिका भित्ति, इसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? तो इसे कहते हैं हम लोग सेल वॉल। ठीक है, क्या कहते हैं? सेल वॉल, सेल वॉल। ठीक है, चलो अब ये क्या है? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारी बॉडी जिस छोटी यूनिट से मिलकर बनी उसे क्या कहते हैं? सेल। सेल को क्या होता है? तो प्रोटेक्शन देने के लिए, सेफ्टी देने के लिए क्या होता है? तो सेल वॉल होता है और सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल वॉल को हिंदी में कोशिका भित्ति और सेल मेम्ब्रेन को हिंदी में क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे लोचा क्या है? सेल वॉल का, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का, सेल मेम्ब्रेन दोनों है क्या? तो दोनों एक तरह का क्या है? परत है। ठीक है, कवरिंग परत है क्या? तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। तो जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल वैसे सेल में होता है, वैसे टिश्यू में होता है, वैसे जानवर में होता है जो बहुत कमज़ोर होता है और जो मजबूत होता है, जो खुद अपने बॉडी को प्रोटेक्शन दे सकता है। उसके बॉडी में सेल वॉल नहीं होता है। क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन। आप एक चीज़ हमेशा से हमेशा याद रखोगे कि जो एनिमल है, ठीक है, जो एनिमल है या फिर आप ह्यूमन कह सकते हो, एनिमल हो जाएगा या ह्यूमन। ठीक है, ये क्या होता है? इसके बॉडी में सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होगा, सेल वॉल नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा? सेल वॉल नहीं होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा। अब आते हैं सेल वॉल के बारे में, हम लोग जो भी फैक्ट देख सकते हैं देखते हैं इसमें। जैसे देखिएगा सेल वॉल, सेल वॉल, ठीक है, क्या होता है ये? तो ये होता है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एनी सेल। ठीक है, सेल का क्या होता है? तो सेल का बाहरी परत होता है, सेल का बाहरी परत होता है। सेल को क्या करता है? तो सेल को सेफ्टी प्रदान करता है, सेफ्टी प्रदान करता है और क्या देता है? तो शेप देता है। जैसे आप देखो, आप हम हो गए, आप हो गए, कोई भी एनिमल हो गया, अपनी बॉडी को सुरक्षा कैसे देता है? तो कपड़ों से देता है। लेकिन कब जब कोई टिश्यू, जब कोई सेल बहुत छोटा होता है तो उसको सुरक्षा कौन देता है? उसको सुरक्षा देता है आपका सेल वॉल। वो कपड़ा नहीं पहन सकता है, वो खुद को नहीं बचा सकता है, तो सेल वॉल क्या करता है? उसको प्रोटेक्शन देता है। जैसे देखिए सेल वॉल कहाँ होता है? तो 2-4 चीज़ आप याद रखोगे, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जैसे देखिएगा प्लांट में, ठीक है, प्लांट जो होता है इसका जो सेल वॉल होता है किस चीज़ का बना होता है? आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताइएगा कि ह्यूमन का जो सेल वॉल होता है ये किस चीज़ का बना होता है? ह्यूमन का सेल वॉल। यहाँ पे आइएगा प्लांट का, तो प्लांट का बना होता है सेलुलोज का, सेलुलोज का, साथ में हेमी सेलुलोज भी होता है, सेलुलोज, और साथ में पेक्टिन का भी होता है। क्या होता है? पेक्टिन। ये क्या लिखा गया? सॉरी, पेक्टिन। ठीक है, पेक्टिन। ये तीनों चीज़ें मिलके क्या बनता है? तो प्लांट का सेल वॉल बनता है। ये प्लांट का हुआ। दूसरा देखना आप बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, इसी में क्या आता है? साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, इसका जो होता है आपका, इसका जो सेल वॉल होता है वो किससे बन के बनता है? तो ये बनता है पेप्टिडोग्लाइकोन, पेप्टिडोग्लाइकोन। ठीक है, और एक होता है आपका काइटिन। क्या होता है? काइटिन। इसको चिटिन मत पढ़िएगा, क्या पढ़ेंगे इसको पढ़ेंगे हम लोग काइटिन। देखो काइटिन एक प्रकार का सेल वॉल है, ऐसे यहाँ पे हम आंसर ही लिखती है, यहाँ पे लिखना चाहिए था फंगी, है ना। फंजाई भी कितने लोग इसको पढ़ते हैं, फंगी या फंजाई, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? तो हिंदी में कहते हैं कवक। अब इसका जो सेल वॉल होता है वो किस चीज़ का बना होता है? तो वो बना होता है आपका काइटिन का। किस चीज़ का? काइटिन का। क्या हमारे बॉडी में सेल वॉल होगा? तो पहले भी बता चुके, हम अपने बॉडी का प्रोटेक्शन कर सकते हैं, हम अपने सेल को ढक सकते हैं, और हमारी बॉडी में क्या होता है? नेचुरल सेल वॉल नहीं होता है। हमारा जो सेल होता है उसका जो बाहरी परत होगा वो सेल मेम्ब्रेन होगा, ना कि सेल वॉल होगा, है ना। चलो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिएगा हमारा क्वेश्चन था कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका काइटिन का, है ना। ये देखो इस टाइप का सेल होता है हमारा। एक चीज़ और, हमारा जो सेल होता है, ठीक है, एनिमल सेल जो होता है, एनिमल सेल ये किस कलर का होता है? एनिमल सेल तो ये आपका पर्पल कलर का होता है। ठीक है, किस कलर का होता है? पर्पल कलर का। ठीक है, ये आप चौखुट टाइप का देख रहे हो ना, ये सब जो होता है आपका जैसे चौकोर वगैरह हो गया ना, ये प्लांट वगैरह का होता है। बाकी आप देख लो, ये रहा सेल का फोटो। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिएगा त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की थी?
त्रिपक्षीय संघर्ष। आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे कुछ 3 लोगों के बारे में बात हो रहा है। तो जी हाँ, 3 लोग नहीं, 3 शासक या फिर 3 राज्य आप कह सकते हो। यहाँ पर त्रिपक्षीय संघर्ष में 3 शासक ने भाग लिया था और कहा जाता है कि लगभग 2 सदियों तक, 2 शताब्दियों तक यह युद्ध जो था वो चलते रहा था। किसके लिए हो रहा था यह युद्ध? तो यह युद्ध जो था, एक शहर है जिसका नाम क्या है, इसका नाम है कन्नौज, है ना। कन्नौज के लिए, कन्नौज पर अधिकार के लिए यह युद्ध क्या था, तो लगातार 2 शताब्दियों तक चलते रहा था। कन्नौज क्या था, तो कन्नौज जो था व्यापारिक रूप से बहुत समृद्ध शहर था। आपको पता होगा कि वर्धन वंश का एक शासक था, वर्धन वंश का एक शासक था हर्षवर्धन, या आप अंतिम शासक भी कह सकते हो, ठीक है। इसकी मृत्यु के बाद कन्नौज पे अधिकार के लिए बहुत ज़्यादा युद्ध हुआ, बहुत मतलब शताब्दियों तक युद्ध चलते रहा था। और 3 शासक के बीच जैसे जैसे ही हर्षवर्धन मरा, उसके बाद कन्नौज पे छोटा मोटा स्थानीय शासक शासन कर रहा था। ये एरिया व्यापारिक रूप से बहुत ज़्यादा समृद्ध था, ठीक है। तो इसको लेकर के आपका लड़ाई हो रहा था, और किस 3 वंश के शासकों के बीच हो रहा था, तो ये हो रहा था आपका गुर्जर प्रतिहार, ठीक है। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट शासक और पाल वंश के शासक, पाल वंश के शासक के बीच क्या हो रहा था, यह युद्ध लगातार चल रहा था कन्नौज पर, मतलब उत्तर भारत पर अधिकार करने के लिए, ठीक है। चलो आ जाओ, हमारे से क्वेश्चन पूछा है कि त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की थी, तो पहल किया था गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक, जिसका नाम क्या था, वत्सराज। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक जिसका नाम क्या था, इसका नाम था वत्सराज। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, कन्नौज के लिए यह त्रिपक्षीय संघर्ष लगभग 200 वर्षों तक, 2 शताब्दियों तक चलते रहा था। इसका परिणाम अंततः गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय के पक्ष में हुआ। मतलब हमको क्या समझ में आया, तो हमें ये समझ में आया कि लास्टली इस युद्ध में कौन जीता, तो गुर्जर प्रतिहार वंश ही जीता, ठीक है। शुरुआत कौन किया था गुर्जर प्रतिहार वंश में, वत्सराज। और इंड कौन किया, तो इंड किया आपका नागभट्टीय द्वितीय, जो क्या रहा, तो ये रहा आपका किसका शासक, तो गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक। कहाँ पर था ये कन्नौज, तो आपका उत्तर भारत में ये कन्नौज एरिया पड़ता है, ठीक है। चलो आते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। वेलावदर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, वेलावदर राष्ट्रीय उद्यान, तो ये आपका पड़ता है गुजरात में। कहाँ पड़ता है, गुजरात में। किस चीज़ के लिए फेमस है, तो फेमस है ब्लैक बक के लिए, ब्लैक बक। अब बोलोगे ब्लैक बक क्या होता है, हम तो देखे नहीं आज तक, तो भाई ये होता है आपका काला हिरन, काला हिरन, ठीक है, काला हिरन। अगर आपसे पूछता है कि भारत में लगभग अभी तक कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो लगभग 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं अभी तक भारत में। पहला कौन सा था, तो पहला तो खैर अब तो याद भी हो गया होगा, जिम कॉर्बेट था, उत्तराखंड का था, 1936 में बना था। 1936 में इसका नाम हिली नेशनल पार्क था, 1956 में इसका नाम जिम कॉर्बेट हुआ, और अभी इसका नाम क्या हो गया, तो अभी इसका नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। आपसे अगर पूछता है फैक्चुअल डेटा में कि बताओ भारत में कोई तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है क्या, तो जी हाँ है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, तैरता हुआ। अब बोलो कि राष्ट्रीय उद्यान कैसे तैर रहा है, कैसे तैर रहा है, आप देखो यहाँ पे क्या, पहले तो ये है कहाँ, तो ये है आपका मणिपुर में। नाम क्या है, तो नाम है आपका कीबुल लामजाओ, कीबुल लामजाओ, कहीं कहीं आपको काबुल लिखा हुआ मिल जाएगा, कीबुल लामजाओ। अब देखो ये क्या है, क्या ये ऐसा नहीं है कि बिल्डिंग बनाया हुआ है, बिल्डिंग को तैराया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या है, तो ये आपका नदी में ही बना हुआ है, ठीक है। नदी में आप देखते हो कि छोटा मोटा क्या होता है, कि इस टाइप का पौधा जन्म ले लेता है, ठीक है। और यही इसी को क्या नाम दे दिया गया है, तो ये नाम दे दिया गया राष्ट्रीय उद्यान। बिहार का राष्ट्रीय उद्यान बताओगे, बिहार का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो बिहार में है आपका वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। यहाँ पे जैसे राजस्थान के हम लोग कुछ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देख लेते हैं, आइएगा। जैसे देखिएगा केवला देव राष्ट्रीय उद्यान हो गया, रणथंभौर हुआ, सरिस्का हुआ, घाना पक्षी अभ्यारण्य, केवला देव, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, तो आप इसको याद रखोगे। ये हो गया राजस्थान के, वेलावदर कहाँ का हो गया, तो ये हो गया गुजरात का।
ठीक है। गुजरात के बारे में देखें तो सबसे लंबा तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, गुजरात। सबसे छोटा तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, तो ये होगा आपका गोवा, है ना, गोवा। अगर बात करें गुजरात, गुजरात में ही आपका पड़ता है ना वो धौलावीरा वगैरह जो आपका हड़प्पा सभ्यता का है, राखीगढ़ी, इस सब में क्या हो रहा है ना, तो सिंधु सभ्यता का क्या बनाया जा रहा है, तो ये बनाया जा रहा है संग्रहालय। चलिए आइए हम लोग आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 में। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान के अनुच्छेद 371 में किस राज्य का उल्लेख नहीं है। यहाँ पे हम लोग इसको ध्यान से पढ़ते हैं और बहुत ही अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं। जैसे सबसे पहले तो आइएगा फैक्चुअल डेटा पे हम लोग चलते हैं। हम लोग जानते हैं कि हमारे संविधान में कितने भाग हैं, तो 22, नंबर के अनुसार 22 और संख्या के अनुसार 25। भाग 21, ठीक है, भाग 21 आर्टिकल देखते हैं अनुच्छेद। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा भाग 21 में, तो ये आ जाएगा आपका 369 से लेकर के 392 तक। कहाँ से कहाँ तक, 369 से लेकर के 392 तक। क्या चर्चा किया गया है इसमें, तो भाग 21 में देखो क्या कहा गया है कि भारत के विभिन्न राज्यों के अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष प्रावधान का चर्चा कहाँ किया गया, तो ये किया गया है भाग 21 के आर्टिकल 369 से 392 तक। जैसा कि आपको पता होगा कि आर्टिकल 370 में क्या था, कितना चर्चित रहा था ये। यहाँ पे क्या था, तो विशेष प्रावधान था। किस राज्य के बारे में, तो जम्मू कश्मीर के बारे में विशेष प्रावधान कहाँ था, 370 में। किस भाग में, तो भाग 21 में, जिसको क्या किया गया, खत्म कर दिया गया। लेकिन मेरे से क्वेश्चन 370 का नहीं पूछा है, क्या पूछा है, तो ये पूछा है आपका 371 का, 371 का पूछा है। चलो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में। अगर बात करें कि भाग 21 आर्टिकल 371 में कितने सारे राज्यों का चर्चा किया गया, तो सबसे पहले तो देखो आप कैसे याद रखोगे, बहुत ईजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे याद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहले तो महाराष्ट्र, ठीक है, साथ में गुजरात। 371 में महाराष्ट्र और गुजरात का चर्चा किया गया। उसके बाद इसका बहुत सारा क्लाउज है बोले तो 371 का A B C D E F G H और I याद हो जाएगा, ठीक है। अब कैसे याद होगा, आप यहाँ पे ना एक वर्ड याद रखना। देखो याद करने का अपना अपना तरीका होता है, ऐसे हमको याद हो गया, मे बी आपको भी याद हो जाए। नमन अस्मैग, दिख रहा है, कट रहेगा, ठीक है ना। चलो देखते हैं, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नमन अस्मैग, कट रहा है, अच्छा छोड़ो, यहाँ पे लिखिएगा नमन अस्मैग। अब देखिए इससे क्या होगा, हम लोग यहाँ पे सारे राज्य के बारे में देख लेंगे, कोई ट्रिक नहीं है, बस ऐसे ही बनाने का कोशिश किए। अब देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, N4, तो N4 हो जाएगा आपका नागालैंड, ठीक है। A4 क्या हो जाएगा, तो A4 हो जाएगा आपका असम, ठीक है। M4 क्या हो जाएगा, तो M4 हो जाएगा यहाँ पे आपका मणिपुर। AN मतलब क्या हो जाएगा, तो AN मतलब हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। E4 यहाँ पे E में क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय। ये सबको क्या दिया हुआ है, तो ये सबको आपका विशेष प्रावधान मिला हुआ है, क्या, आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय। उसके बाद आइएगा असमैग, यहाँ तक तो हो गया ना, ये देखो यहाँ से 2 ठो आ गया, ठीक है। अब इतना हो गया, अब असमैग में आते हैं। H4 क्या हो जाएगा, तो H4 होगा आपका सिक्किम। M4 क्या होगा, M4 हो जाएगा आपका मिजोरम, ठीक है। A4 क्या हो जाएगा, तो A4 हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। और G4 क्या हो जाएगा, तो G4 हो जाएगा गोवा। मतलब अभी तक आपको क्या लगता था कि कुछ राज्यों को, सिर्फ जम्मू कश्मीर को ही विशेष प्रावधान मिला हुआ था, इतने सारे राज्यों को विशेष प्रावधान मिला हुआ है। आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। अब देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि संविधान के अनुच्छेद 371 में किस राज्य का उल्लेख नहीं है, तो हम लोग देखें कि 371 में महाराष्ट्र है और 371 में गुजरात है। 371 का लास्ट वाला आई में क्या था, गोवा था, लेकिन आप मध्य प्रदेश कहीं देखे क्या, नहीं ना, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बाकी आप ऐसे याद रखोगे, आपको ये वाला याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, आइएगा क्वेश्चन नंबर 5 में।
भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की? देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब, कहाँ और किसके द्वारा की गई? तो यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा, कब, कहाँ, कैसे की गई थी, हम लोग यहाँ पर देखते हैं। जैसे देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय संघ, अगर बात करें कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किस संगठन का रहा था, ये रहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। लेकिन ऐसा नहीं है कि पहली बार ये संगठन बना, बहुत सारा संगठन बना था, लेकिन हाँ, इतने पीक पे कोई भी संगठन नहीं पहुंच पाया जो पहुंच गया था INC। इसके पहले बहुत सारे संगठन का स्थापना हुआ था INC के पहले, उसी में से एक क्या था, तो भारतीय राष्ट्रीय संघ। इसी को क्या कहा जाता था, तो इसी को भारत सभा भी कहा जाता था। ठीक है। दूसरा, क्यों बनाया गया था? तो जाहिर सी बात है भाई कि अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों को एक करने के लिए, अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों को एकजुट करने के लिए क्या किया गया था, तो इस संगठन का स्थापना किया गया था। कब किया गया था, तो ये किया गया था 26 जुलाई 1876। 26 जुलाई 1876, देखो करीब है ना, 85 के करीब है ना, वही चीज़ है कि 26 जुलाई 1876 को क्या हुआ था, तो भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा, तो किया गया था आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी। एक नाम और आप याद रखोगे, आनंद मोहन बोस। इन दोनों के द्वारा किसका स्थापना किया गया था, तो भारतीय राष्ट्रीय संघ का। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में देखिएगा, इनको क्या कहा जाता था, इनका उपनाम था राष्ट्रगुरु भी कहा जाता था, बेताज बादशाह भी कहा जाता था इनको, बेताज बादशाह। और आप अगर पढ़े होंगे INC के बारे में तो पता होगा आपको कि 28 दिसंबर 1885 को किसका स्थापना हुआ, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का। ठीक है। और इसी में किसका विलय हो गया, तो इसी का भारतीय राष्ट्रीय संघ। ठीक है। इंडियन क्या बोल सकते हैं इसको, नेशनल यूनियन, इसका जो विलय था किसमें हो गया, तो इसी में जाकर के वापस से हो गया। जैसे यहाँ पे कुछ और दिया हुआ है, ब्रह्म समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय, आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती, प्रार्थना समाज केशव चंद्र सेन, तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा दादा भाई नेरोजी। ठीक है। और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। ये क्वेश्चन इस बार बिहार पुलिस में पूछा हुआ था। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिएगा, निषेचन के बिना फल के विकास को क्या कहा जाता है? निषेचन क्या होता है? निषेचन को इंग्लिश में कहते हैं फर्टिलाइजेशन। जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ मिलता है तो उसी को क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। ठीक है। यहाँ पे हमारे से क्या पूछा कि फर्टिलाइजेशन के बिना फल के विकास को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है पार्थेनोकार्पी। ठीक है, पार्थेनोकार्पी। एग्जाम्पल दोगे कुछ, क्या क्या हो जाएगा, केला, अंगूर, ये सब जो है आपका पार्थेनोकार्पी टाइप का पौधा है। मतलब इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, पार्थेनोकार्पी। ठीक है। अब देखो यहाँ पे आया है पादप जगत, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। जैसे देखिएगा, प्लांट किंगडम। ठीक है, क्या देख सकते हो, तो देखो इसको 2 भाग में बांटा जाता है। बहुत कुछ नहीं देखेंगे, लेकिन कुछ हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, जिससे एक रिव्यू बन जाएगा हमारे दिमाग में। आ रहा है पूरा? चलो आ जाओ। प्लांट किंगडम 2 भाग में बांटा जाता है, पुष्प के आधार पर। किसके आधार पर? पुष्प के आधार पर। इसको क्या कहते हैं, क्रिप्टोगेम। ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है फेनरोगेम। ठीक है, फेनरोगेम। इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है पुष्पोभिद। इट मीन्स कि फूल होगा। और इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है अपुष्पोभिद। ठीक है। अब देखना यहाँ पे, अब आगे जाके क्रिप्टोगेम को भी, क्रिप्टोगेम को भी 3 भाग में बांटा जाता है। आगे जाके क्रिप्टोगेम को भी 3 भाग में बांटा जाता है। कट रहा है, एक सेकेंड। चलिए देखिएगा,
आगे जाके जो है आपका ये जो आपका क्रिप्टोगेम है इसको भी 3 भाग में बांटा जाता है। आप पहले से याद रखोगे कि इसमें क्या है, पुष्प नहीं पाया जाएगा, अपुष्पोभिद होता है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे कौन कौन, तो पहला हो जाएगा थैलोफाइटा, थैलोफाइटा, ठीक है। दूसरा आएगा आपका ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, और तीसरा आएगा टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ठीक है। पेट्रिडो मत पढ़ लेना, पी साइलेंट है यहाँ पे, टेरिडोफाइटा। अब देखो यहाँ पे आप क्या देखोगे कि ये जो थैलोफाइटा समूह है, ठीक है, ये सबसे बड़ा पादप समूह होता है, सबसे बड़ा पादप समूह, सबसे बड़ा पादप समूह कौन सा होता है, तो ये हो जाएगा आपका थैलोफाइटा, ठीक है। इसमें थैलोफाइटा के अंतर्गत जो भी पेड़ पौधा आता है उसमें देखिएगा जड़, पत्ती, तना, साथ ही संवहनी उत्तक, संवहनी उत्तक, संवहनी उत्तक में क्या क्या होता है पता है, क्या होता है संवहनी उत्तक में, संवहनी उत्तक में होता है आपका जाइलम और फ्लोएम, नाम सुने होंगे आप इसका, जाइलम और फ्लोएम, कभी और बात करेंगे जाइलम और फ्लोएम के बारे में, ठीक है। चलो यहाँ पे देखिएगा जो संवहनी उत्तक है, ये चारों चीज हम क्या बोल रहे हैं कि थैलोफाइटा वर्ग में जो भी पौधा आता है, थैलोफाइटा वर्ग में जो भी पौधा आता है उसमें जड़ नहीं पाया जाएगा, पत्ती नहीं पाया जाएगा, तना नहीं पाया जाएगा, संवहनी उत्तक नहीं पाया जाएगा। बोलोगे तो रहेगा क्या भाई, तो रहता है, देखो क्या क्या है, जैसे आप नाम सुने होंगे इसका, जैसे देखिएगा किस किस का, तो कवक, ठीक है, जैसे आप नाम सुने होंगे कवक का, कवक, ठीक है, शैवाल, शैवाल और जीवाणु, ये किस में आता है, ये तीनों आपका थैलोफाइटा में आता है। और आपको पता है कि कवक और शैवाल जहाँ रहेगा वहाँ क्या बन जाएगा, वहाँ बन जाएगा आपका लाइकेन, है ना, सुने हो ना। तो ये चीज़ आप याद रखना, बहुत आप इसमें एक क्वेश्चन ही कम से कम इसमें 10 क्वेश्चन आप सीखोगे। नेक्स्ट आइएगा ब्रायोफाइटा, ठीक है, इसको मिटा देते हैं यहाँ पे। चलो आपको पता है कि कवक और शैवाल मिलेगा तो क्या बना लेगा, लाइकेन बना लेगा। नेक्स्ट आइएगा ब्रायोफाइटा, इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है उभयचर वर्ग, उभयचर वर्ग, मतलब इसके पौधे जो हैं आपके कहाँ पे पाए जाएंगे, तो जमीन पे भी पाए जाएंगे और पानी में भी पाए जाएंगे। यहाँ जो आपका क्या होता है, तो यहाँ जो आपका जड़ होता है, पत्ती होता है, क्या होता है, तो चलो फिर से देखते हैं, जड़, पत्ती और क्या था, तना और संवहनी उत्तक, संवहनी उत्तक, ठीक है। ये तीनों होता तो है लेकिन अविकसित होता है, कैसा होता है, अविकसित, और ये संवहनी उत्तक मतलब जाइलम और फ्लोएम होता ही नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, बताओ कि जो आपका ब्रायोफाइटा वर्ग है इसमें एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, तो इसमें आप काई देखे हो, घर में कभी कभी काई लग जाता है जिसको मॉस भी कहा जाता है, ठीक है, किस में आएगा, ब्रायोफाइटा में, ठीक है। इसको उभयचर वर्ग कहते हैं और ये सबसे बड़ा पादप समूह होता है। तीसरा आएगा टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अब इसमें देखिएगा कि इसमें क्या होता है, जड़, पत्ता, तना और संवहनी उत्तक। हम बार बार बोल रहे हैं कि जो संवहनी उत्तक है इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है जाइलम और फ्लोएम। अब देखिएगा यहाँ पर कि इसमें सब होता है, ठीक है, जड़, पत्ता, तना, संवहनी उत्तक सब होता है, लेकिन आप एक चीज याद रखोगे कि किसके अंतर्गत आ रहा है, तो ये आ रहा है आपका क्रिप्टोगेम के अंतर्गत। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें फिर आपका इसमें क्या होगा, इसमें आपका ये सब तो होगा लेकिन फूल नहीं होगा, क्या होगा देखिएगा, तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका जो एग्जाम्पल है ये क्या हो जाएगा, तो एग्जाम्पल हो जाएगा आपका फर्न, फर्न नाम आप सुने होंगे। चलो इतना तो बहुत ज़्यादा तो नहीं कर सकते हो बट इस क्वेश्चन के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट आइएगा फेनरोगेम, फेनरोगेम, इसमें क्या बोले कि इसका आप याद रखना कि इसमें फूल नहीं पाया जाएगा, फूल नहीं पाया जाएगा, बीज नहीं पाया जाएगा, है ना। चलो फूल फल नहीं पाया जाएगा, यहाँ पे आइएगा और आपको पता होता है कि फूल से ही फल बनता है, तो फूल नहीं है तो फल भी नहीं रहेगा। यहाँ पे आइएगा पुष्पोभिद, फेनरोगेम, ठीक है, फेनरोगेम। अब देखो पुष्पोभिद में क्या होता है, तो ये भी आपका 2 तरह का होता है, ठीक है। जो आपका पुष्पोभिद पौधा होता है ये कितने प्रकार का होता है, 2, कौन कौन सा, तो ये होता है आपका जिम्नोस्पर्म, ठीक है, ठीक है। क्या क्या होता है ये, तो ये होता है आपका जिम्नोस्पर्म और एक होता है आपका एंजियोस्पर्म। क्या होता है, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म,
हम क्या बताएं कि ये बीज के आधार पर बटा होता है, ठीक है। किसके आधार पर? बीज के आधार पर। आपको पता होना चाहिए कि ये बीज के आधार पर बटा होता है। बीज के आधार पर मतलब कि बीज बाहर होगा या अंदर, ठीक है। जैसे जो जिम्नोस्पर्म होता है उस कैटेगरी का जो फूल होगा, जो फल होगा, उसका बीज कहाँ होगा? तो उसका बीज जो होता है बाहर होगा। और जो एंजियोस्पर्म कैटेगरी का होता है, इसका जो बीज होता है ये कहाँ होता है? तो ये बीज होता है अंदर। कहाँ होता है? अंदर। एन से अंदर, और मतलब आप ऐसे याद रख सकते हो कि जिम्नोस्पर्म का जो बीज होगा बाहर होगा और एंजियोस्पर्म का जो बीज होगा वो अंदर होगा, ठीक है। जैसे जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? तो सिकोया आ जाएगा। सिकोया नाम सुने हो ना, सबसे लंबा जीवित वृक्ष जिसको कहा जाता है। चीड़ का पेड़ कहा जाएगा, चीड़ का पेड़। और इसमें तो आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे अमरूद हुआ, आम हुआ, अंगूर हुआ, है ना, अंगूर में भी तो बीज होता है, नींबू वगैरह हुआ, कुछ भी हुआ, जिसका बीज अंदर में है वो किस में आ जाएगा? तो एंजियोस्पर्म में आएगा। और जिसका बीज कहाँ है? बाहर में, वो किस में आ जाएगा? तो वो आ जाएगा आपका जिम्नोस्पर्म में। आगे जाके एंजियोस्पर्म भी दो भाग में बढ़ता है, जो कि हम लोग यहाँ पे भी बिल्कुल नहीं देखने वाले हैं, बस नाम देख लेते हैं। आगे जाके एंजियोस्पर्म भी आपका मोनोकॉट और डाइकॉट में बढ़ता है। डाइकॉट मतलब एक बीजपत्री और दुई बीजपत्री, ठीक है। चलो कितना सारा यहाँ पे फैक्ट देखें हम लोग। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पार्थेनोकार्पी और प्लांट किंगडम को हम लोग बहुत कुछ देखने का कोशिश की है। हाँ, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग कब बनाया गया? निर्वाचन आयोग को सबसे पहले तो आइएगा निर्वाचन आयोग, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तो चुनाव आयोग भी कहते हैं, चुनाव आयोग, ठीक है। इसका चर्चा कहाँ किया गया? तो भाग 15 में। आर्टिकल के बारे में बात करें तो 324 से 329, ठीक है, 324 से 329। अगर हम लोग देखें तो 16 अक्टूबर 1989 को चुनाव आयोग को 3 सदस्यीय बनाया गया, ठीक है। 16 अक्टूबर 1989 को क्या हुआ? तो चुनाव आयोग को 3 सदस्यीय बनाया गया था। लेकिन उसके बाद फिर से आगे जाके कुछ दिनों के बाद 1 सदस्यीय बना दिया गया। पहले तो 3 सदस्यीय बनाया गया और फिर कुछ दिनों के बाद क्या किया गया? 1 सदस्यीय बना दिया गया। उसके बाद फिर से 1 अक्टूबर 1993 को फिर से कितना सदस्यीय बना दिया गया? 3 सदस्यीय। और तब से कितने सदस्यीय है? तो तब से आपका 3 सदस्यीय ही है। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि फिलहाल अभी कितने सदस्य हैं? तो 3। जैसे अभी मुख्य वाले कौन है? राजीव कुमार, और अन्य में है अरुण कुमार गोयल और अनूप चंद्र पांडे, ठीक है। चलो आ जाओ, हमारा आंसर हो जाएगा 1989। जैसे तारकुंडे समिति, इसकी स्थापना कब हुआ था? 1974 में। और इसी के सिफारिश पर जो चुनाव, जो वोट करने का अधिकार है, वो कितने से कितना किया गया? तो 21 से 18 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट था। बोहरा समिति ये आपका 1993 में आया था, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। किस देश में रेड रिवर डेल्टा है? डेल्टा आप नाम सुने होंगे 2 चीज का, एक डेल्टा और एक एस्चुअरी। एस्चुअरी क्या होता है? दोनों में अंतर क्या है? तो देखो होता क्या है ना कि आपको पता है कि जो नदी होता है वो कहाँ से गिरता है? तो वो पर्वत से गिरता है। पर्वत से ढलान वैसे ऐसे ढलते ढलते वो एक टाइम में आगे जाके समुद्र में, महासागर में गिर जाता है। तो जब ऊपर से गिरते आ रहा है तो सब छोटा छोटा कण बहुत सारा लेते आते रहता है, जिसमें होता क्या है? मिनरल्स होता है, एलिमेंट वगैरह बहुत कुछ होता है। तो जो नदी होता है, ठीक है, जो नदी अपने साथ गाद को बहा करके लाता है, ठीक है। गाद को जो बहा कर, गाद बोले तो जो कचरा वगैरह होता है, जो अच्छा चीज़ होता है, खराब नहीं होता है, गाद को जो बहा करके लाता है और नदी में गिरने से पहले यहाँ पे क्या कर देता है? जमा कर देता है। इसी को क्या कहते हैं? डेल्टा। एस्चुअरी किसको कहते हैं? वही नदी जो गाद को ले करके तो आया और समुद्र में गिरते गिरते क्या किया? तो सबको साथ में लेकर के गिर गया। उसी को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है एस्चुअरी, ठीक है। यहाँ पे मेरे से क्वेश्चन पूछा है कि किस देश में रेड रिवर डेल्टा है? तो ये है आपका वियतनाम। वियतनाम की राजधानी हनोई, ठीक है, हनोई। जैसे भारत में देखें तो एस्चुअरी बनाने वाली कौन सी नदी है? तो नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती,
डेल्टा वाले में तो खैर बहुत सारी नदी आ जाएगी, गंगा हो गई, सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है पूरे विश्व का, तो ये हो जाएगा आपका सुंदरबन डेल्टा हमारे वेस्ट बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। जैसे देखो यहीं पे कुछ कुछ दिया हुआ है, विश्व में छोटा बड़ा, आई थिंक आपको दिख भी नहीं रहा होगा, इतना छोटा सा लिखा हुआ है यहाँ पे। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये क्या रहा, चलो आज 9 की जगह पे कुछ और ही डाल दिया है, इंपॉर्टेंट ही है, अगर आप चाहोगे तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। गर्म हवा के गुब्बारे में कौन सी गैस पाई जाती है? गर्म हवा के गुब्बारे में, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्रह्मांड में पाया जाने वाला सेकेंड मोस्ट गैस, कौन सा, तो ये हो जाएगा आपका हीलियम। क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका हीलियम। हम सेकेंड मोस्ट बोले तो भाई फर्स्ट पे कौन है, फर्स्ट पे कौन है, तो फर्स्ट पे है आपका हाइड्रोजन, है ना, जिसको आवारा तत्व भी कहते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ। सेकेंड मोस्ट कौन सा हो जाता है, तो सेकेंड मोस्ट हो जाता है आपका हीलियम। अगर बात करें हीलियम के बारे में तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस कहते हैं, इनर्ट गैस, निष्क्रिय गैस, है ना, निष्क्रिय गैस कहते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है, तो हमारे पीरियोडिक टेबल के कितने नंबर वाले वर्ग में, तो 18वें नंबर वाले वर्ग में पाया जाता है ना। इसका बहुत सारा काम होता है, जैसे देखो ना ये यहाँ पे दिखा है ना, गर्म हवा के गुब्बारे में होता है, ये जो सांस लेने वाला होता है, जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, उसमें भी क्या, तो ऑक्सीजन के साथ किसका यूज होता है, तो हीलियम का यूज होता है। अगर आपसे पूछेगा कि पीरियोडिक टेबल में कहाँ पाया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये वर्ग 18 में पाया जाता है, जो सबसे लास्ट का वर्ग है ना, ऐसे होता है ना, ये इस टाइप से। यहाँ पे एस होता है, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, और यहाँ पे क्या होता है, एफ ब्लॉक, तो पी ब्लॉक में पाया जाता है, 18वें वर्ग में पाया जाता है, और गर्म हवा के गुब्बारे में यूज होता है। और कहाँ कहाँ यूज होता है, तो वायुयान में इसका यूज किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन में इसका यूज होता है, मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त करने में भी इसका यूज होता है, किसका, हीलियम का। ठीक है, चलो आ जाओ, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीलियम। ठीक है, चलो यहाँ पे हमारा 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। अब ये देखो पिछले वाला सेशन का ही ये वाला यहाँ पे लगा दिया है, खैर इंपॉर्टेंट है, अगर देखना होगा तो देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमारा सेशन कंप्लीट हुआ, मिलते हैं फिर ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ, और बने रहिए हमारे साथ।